नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आबकारी घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, ये कौन कह रहा है? हाईकोर्ट कह रहा है। अदालत ने गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सीएम के सभी तर्कों को किया खारिज। अदालत ने क्या कहा कि जांच एजेंसी ने कानून का पालन किया और रिमांड पर भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत है। ईडी की सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा था, वह पैसे के उपयोग और छिपाने में शामिल थे। ईडी द्वारा प्रस्तुत फाइलों और सामग्री में हवाला डीलरों के साथ ही गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के भी बयान। और आप देखिए अदालत ने बयान का अध्ययन किया है जो ईडी की कहानी को पूरा करता है। और आप देखें दिखाता है कि पैसा गोवा भेजा गया। न्यायाधीश कानून से बंधे हैं और अदालत के निर्णय राजनीतिक विचारों के बजाय कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं। राजनीतिक विचार प्रासंगिक नहीं है, मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच ना होकर ईडी व केजरीवाल के बीच का है। और पीएमएलए की धारा का किया उल्लेख और ईडी ने आपकी तुलना कंपनी से कर केजरीवाल को बताया निदेशक। और इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं केजरीवाल। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए शराब नीति घोटाला की बात हो रही है दिल्ली में, जो बाद में आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने वो शराब नीति वापस भी ले ली थी। तो उसी में आप देखते हैं घोटाले की बात कर रहे हैं और उसमें मनीष सिसोदिया और आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। और आप देखते हैं जिसमें से संजय सिंह को अभी हाल ही में जमानत मिल चुकी है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका क्या हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आपकी एक बोर्ड ने बजाया भारत का डंका, ये मोदी जी कह रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं देखिए कि चुनाव है लोकसभा का, तो सब बातें होती रहेंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। महाविकास आघाड़ी में हो गया सीटों का समझौता। शिवसेना गुट उद्धव गुट 21 पर लड़ेगी, कांग्रेस 17 पे और राकापा का पवार गुट आप देखते हैं कि कितना 10 सीटों पर लड़ेगा। कहाँ? ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। और देखिए लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है लोकसभा सदस्य का। और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर वो आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग नीचे लिखिएगा। पतंजलि विज्ञापन मामले में रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी। ये आप सभी जानते हैं कि योग गुरु है ना बाबा रामदेव, और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने अपने औषधीय उत्पादों की प्रभावकारिता के बारे में बड़े बड़े दावे करने वाले विज्ञापनों की को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। दोनों ने कोर्ट के पिछले आदेश में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। और आपने देखा होगा कोरोना महामारी में इन्होंने दावा किया था कि हमने कोरोना महामारी की दवा बना ली, दुनिया जूझ रही थी। इस तरह के कई विज्ञापन इन्होंने फर्जी विज्ञापन देते रहते हैं, बढ़ा चढ़ा कर देते रहते हैं। तो उसी पर आप देखते हैं सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखें सर्वोच्च अदालत हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। ये ठगी के 4,978 करोड़ रुपए विदेश भेजने के आरोपित को ईडी ने किया गिरफ्तार। साइबर अपराध व ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े ठगी मामलों से जुड़ा है पुनीत। 2020 से 2024 तक देश में हुए कई साइबर अपराधों से जुड़े होने के आरोप है, इस पर आप देखेंगे। और प्रत्याशियों को हर चल संपत्ति उजागर करने की जरूरत नहीं है। ये आप देखिए कोर्ट ने मतदाता को उम्मीदवार की
प्रत्येक संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला पलटा, निर्दलीय कारीखों की विधायकों को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को नजीर के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में निर्दलीय विधायक चुने गए कारीखों के निर्वाचन को रखा कायम। पत्नी व बेटे के स्वामित्व वाले 3 वाहनों की जानकारी नहीं देने का था इन पर आरोप। आप देखेंगे कोई चीज मूल्यवान है तो उसके बारे में बताने की जरूरत है। ये आप देखिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हमारे नेता हैं, अब उनकी संपत्ति के बारे में हमें मालूम तो होना चाहिए, ये लोग कहते रहते हैं ना, तो उसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है। आज आप देखते हैं कि नवरात्रि का दूसरा दिन है और देवी ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापी ब्रह्मणीय चेतना का दूसरा स्वरूप है, जो नवरात्र के दूसरे दिन पूजित होकर भक्तों को आशीष देती हैं। अधिकतर खबरें आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेंगी। आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। देखिए प्रत्येक पर्यावरणीय घटक पर निधियों के उपयोग पर व्यापक योजना करें पेश, एनजीटी कह रहा है। कहा 4 सप्ताह में विभिन्न बिंदुओं पर दाखिल करें रिपोर्ट। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से जुड़ी याचिका पर दिए निर्देश। और देखिए एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी ना, तो उसी की बात कर रहा हूं। ये आप देखिए डूसू अध्यक्ष साक्षी ने बुक बैंक बनाने को बढ़ाया कदम। सत्यवती कॉलेज पहुंचकर एक दिन की डूसू अध्यक्ष साक्षी पटेल ने प्राचार्य को सौंपा 300 सूत्रीय ज्ञापन। दूसरे दिन किरोड़ीमल की छात्रा प्रीति सिंह ने नैन बनेगी डूसू अध्यक्ष। चलिए अच्छी बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का कार्यालय में मंगलवार को सब कुछ बदला हुआ था ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में। 1990 में राजनीतिक समीकरण बदले और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा के समर्थन वापस लेने पर बीपी सिंह की सरकार गिर गई तो कांग्रेस ने 64 सांसदों को लेकर जनता दल से अलग हुए चंद्रशेखर को समर्थन दे दिया था। यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए सांसदी का टिकट लेकर लौटे। या आप देखिए एक बिहार में रोसड़ा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस से सांसद और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे दरभंगा के फतौर क्षेत्र में मधुबन निवासी राम भगत पासवान के परिवार में राजनीति में अब कोई सक्रिय नहीं है। पत्नी बिमला देवी 85 प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के साथ लहेरिया सराय में आप देखते हैं रहती हैं। और राम भगत पासवान वर्ष 1970 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू देने गए थे, तो उनकी मुलाकात पूर्व मंत्री ललित नारायण मिश्रा, विनोदानंद झा और नागेंद्र झा से हुई। उन लोगों ने आप देखते हैं कि उन्हें इंटरव्यू देने से रोक दिया और कांग्रेस से जुड़कर वर्ष 1971 में रोसड़ा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनवा दिया। और आप देखते हैं कि बिना किसी राजनीतिक अनुभव के मैदान में पहुंचे। उनके पास सिर्फ पार्टी का नाम था। उनके पास प्रचार के लिए एक साइकिल होती थी और नाव पर साइकिल रखकर दियारा क्षेत्र का भ्रमण करने निकले थे। चुनाव में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राम सेवक हजारी को पराजित किया था। सोचिए इस तरह की भी कई लोग चुनाव के लिए नौकरी छोड़ देते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो कहते हैं इसीलिए तो कहते हैं कि इसीलिए तो कुछ तो है राजनीति में, जो आप देखते हैं बड़े बड़े पदों को लोग छोड़ देते हैं और नेता बन जाते हैं। राजनीति हर जगह राजनीति की खबरें। अब क्या है ना कि आप देखते हैं कि नेता आप देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई महात्मा गांधी, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर को आप देखते हैं कि कई समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो चीन की अगर हम बात करें तो आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है इससे। एक कच्चा तीबू द्वीप जो 1974 में इंदिरा गांधी ने आप देखते हैं कि श्रीलंका को दे दिया था, तो उसको लेकर भी आप देखते हैं विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो आप देखते हैं कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। तो ये आप देखिए भारत और श्रीलंका के बीच था ये,
और ये अब आप देखेंगे श्रीलंका का इस पर कब्जा है। पाक जल डमरू, मन्नार की खाड़ी, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखिए बैतूल जो मध्य प्रदेश में है ना, इसमें यहाँ से बासापा प्रत्याशी की डेथ हो गई है, मतदान रोक दिया गया है, बाद में मतदान होगा। क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है ना, किसी मान्यता प्राप्त दल के नेता की, तो वहां चुनाव रोक दिया जाता है। इसी तरह राजस्थान में आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक नेता की डेथ हो गई थी, विधायक के उम्मीदवार की, तो वो भी रोक दिया गया था, बाद में वो चुनाव करवाया गया था। जहरीली शराब से लोग मरते हैं तो राज्य क्यों ना करें विनियमन। औद्योगिक अल्कोहल मामले में केंद्र व राज्यों की शक्तियों की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर रहा है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये 9 जजों की आप देखते हैं कि संविधान पीठ औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन और विनिर्माण, आपूर्ति और विनियमन केंद्र और राज्यों की शक्तियों की समीक्षा कर रही है। इससे पहले 1997 में 7 जजों की संविधान पीठ ने राज्यों के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है। खड़े रहने वाले जूनियर वकीलों के लिए सीजीआई ने कुर्सियां लगवाई। लंच के बाद कोर्ट रूम होने से पूर्व सीजीआई ने लिया कोर्ट का जायजा। इस समय आप देखिए डीवाई चंद्रचूड़ काफी अच्छे फैसले ले रहे हैं और चर्चा में भी बने हुए हैं। अब देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना, राजीव कुमार, इन्हें जेड+ की सिक्योरिटी मिल चुकी है। चंद्रयान 4 के मिशन में जुटा इसरो, डॉक्टर सोमनाथ कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सड़कों के विनिर्माण में पहली बार खर्च 3 लाख करोड़ के पार। बजट की 99.93% राशि खर्च की गई। निजी क्षेत्र का योगदान भी बढ़ा। चौंतीस वर्ष बाद श्रीनगर में विचार नाग मंदिर में मनाया गया नवरे। महिला अधिकारी के नेतृत्व में रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाई दे रही है नारी शक्ति। फाइटर पायलट के बिना रही अत्याधुनिक पैरासूट। कानपुर स्थित ओपीएफ में एक विभाग महिलाओं को समर्पित है ना। और देखिए एक और बात बताऊं, महिलाओं को जहां भी मौका मिल रहा है आज के समय में, वो बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं और निभा पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट की नवलखा को 2 टूक नजरबंदी में देना होगा सुरक्षा का खर्च। आप देखते हैं कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपित गौतम नवलखा ने से मंगलवार को साफ कहा कि आपने स्वयं के घर में नजरबंदी का अनुरोध किया था। ऐसे में आप नजरबंदी के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए मुहैया कराए गए पुलिसकर्मियों का खर्च उठाने के दायित्व से नहीं बच सकते हैं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठ पर सीए को के तहत हो सकती है कार्रवाई, ये हाईकोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। सीमांचल जिलों में घुसपैठ के खिलाफ जनहित याचिका में सुनवाई। प्रार्थी का दावा की घुसपैठ से 5 जिलों में आदिवासियों की आबादी हुई है प्रभावित। और आप देखते हैं कि देखिए बांग्लादेश की अगर बात करें तो हमारा पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। और आप देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है, लोग आसानी से हमारे भारत में घुस आते हैं बिना हमारी परमिशन के, अवैध तरीके से एक तरह से। और इन्हीं को निकालने की तो आप देख के बात हो रही है, जो एनआरसी लागू होगी और सीए। तो आप देखते हैं जो हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई पारसी होंगे, इन्हें तो नागरिकता मिल जाएगी सीए कानून के तहत। लेकिन आप देखते हैं कि जो मुस्लिम बचेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आप देखिए समानता की बात नहीं कर रहा है कानून, भेदभाव कर रहा है मुस्लिमों के साथ। अब इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब आप देखिए सत्ता पक्ष के द्वारा सफाई दी गई ना, वो कह रही कि देखिए बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, ये मुस्लिम बहुल देश हैं, तो मुस्लिमों को यहाँ क्या परेशानी हो सकती है।
अब की बार आप देखते हैं मानसून सामान्य रहेगा और जून से सितंबर तक 102% बारिश होने की संभावना है। जो आपका संपादकीय पार्ट रहा करेगा उसे हम लोग लास्ट में रख लेंगे, लास्ट में उस पर डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है, इसी क्लास में। बढ़ते कर्ज के बावजूद काबू में रहेगा एनपीए। बैंकों की ओर से बढ़ती जा रही सतर्कता से 2023-24 में फंसे कर्ज का स्तर 2.7% रहने की उम्मीद है। 11.5% हो गया था एनपीए मार्च 2018 में। 16% रही कर्ज देने की रफ्तार 2023-24 में। मारुति ने मानेसर संयंत्र की क्षमता में किया इजाफा, आप देखेंगे। बायजूस ने कर्मचारियों को वेतन देना शुरू किया। ये आप देखते हैं कि बायजूस भी बड़ा बुरी स्थिति में से गुजर रहा है ना। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? एक संवैधानिक संस्था है ना, संविधान के अनुच्छेद 300 कितने 324 नहीं 280 के तहत, याद रखिएगा 324 के तहत आपके चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। सरकार ने एमएसपी पर चना खरीदना शुरू किया है। मैन्युफैक्चरिंग में मजबूती से आई, औद्योगिक जिंसों के दामों में तेजी। मस्क ने टेस्ला के भारत में आने की पुष्टि की है। 75,000 पार करने के बाद फिसला सेंसेक्स। सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है। उड़ानें रद्द होने से हवाई किराए में 20 से 25% तक का उछाल। देश में आप देखते हैं कि यूनिकॉर्न की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर हुई 67। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी बा ड्रीम 11 सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। भारतीय यूनिकॉर्न के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर कायम है हम लोग। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। नेतन्याहू बोले खान यूनिस के बाद रफाह पर जमीनी हमले की तैयारी है। ये आप सभी जानते हैं कि इजराइल हमास के बीच चल रहा है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये अरब सागर है, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ आप आएंगे तो अदन की खाड़ी, ये आप देखिए लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। यहाँ इजराइल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्या इजराइल देखने को मिल जाएगा? देखिए ये है इजराइल, इसी की बात हो रही है। इजराइल हमास संघर्ष में आप देखते हैं कि से उत्पन्न मानवीय संकट अस्वीकार है। ये कौन कह रहा है? भारत कह रहा है। आप देखेंगे यूएन महासभा की बैठक में रमजान में गाजा पर युद्ध विराम के प्रस्ताव को सकारात्मक कदम बताया। और देखिए अगर हम लोग यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतवंशी सौरजीत की कॉलेज टीम ने जीता ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी चैलेंज। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने स्विट्जरलैंड को जलवायु मामले में दोषी ठहराया। यूरोप को की शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में हुआ है मानवाधिकारों का उल्लंघन। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जलवायु परिवर्तन पर फैसला सुनाया है। यह आप देखते हैं कि अदालत ने कहा है कि स्विट्जरलैंड जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीन हाउस उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है। बिस्का यात्रा नेपाल के भक्तपुर में मंगलवार को बिस्का यात्रा के दौरान भगवान भैरव का रथ खींचते श्रद्धालु, और इसमें विशाल संख्या में श्रद्धालु ने भाग लिया है। आप देखेंगे यह एक हिंदू त्योहार है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखने वाली यह त्योहार विभिन्न रीतियों और अनुष्ठानों के साथ 8 रात और 9 दिन तक मनाया जाता है। याद देखिए नेपाल की बात करें तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। अमेरिकी पुरस्कार से सम्मानित हुई इसरो की चंद्रयान-3 टीम। इसरो की चंद्रयान-3 मिशन की टीम को 2024 जॉन एल जैक स्वीगार्ड जूनियर पुरस्कार मिला है। यह अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। आयरलैंड के पीएम बने 37 वर्षीय साइमन हैरिस।
अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ गिलानी सीनेट के चेयरमैन बने। किंग्स चार्ल्स तृतीय को भेंट किए गए उनके चित्र वाले पहले नोट। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, खेल को तो आप लोग देख भी रहे होंगे और दिलचस्पी होगी क्रिकेट में खासकर आपको। 30 अप्रैल से पहले राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची में WFI मामले में केंद्र सरकार से मांगा गया जवाब भारतीय कुश्ती महासंघ में। इस पर आप देखते हैं कि इसके जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर काफी तरह की आपने देखा होगा कि आरोप भी लगे थे, उन्हें पद भी गंवाना पड़ा था। निकाहत दावेदार लौरीना को देना होगा ध्यान, विलास कह रहे हैं। ये रोनाल्डो पर लग सकता है 2 मैचों पर प्रतिबंध। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है। जोकोविच मोंटे कार्लो मास्टर्स के तीसरे दौर में, अलकराज हटे इसमें। एम्बापे और ग्रीजमैन घर पर बढ़ाएंगे बार्सिलोना और डायमंड की मुश्किलें, आप देखेंगे। प्रज्ञानंद गुकेश दौड़ में पर ईरान प्रबल दावेदार है। एक ग्रैंड मास्टर्स की बात हो रही है। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण 15 से यात्रियों की संख्या नहीं होगी सीमित। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ की बात हो रही है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण सोमवार से होगा शुरू। यहाँ आप देखिए कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में दिखाई गई पहली 3D फिल्म हाउस ऑफ बैग्स 1953 में। आज ही के दिन आप देखिए न्यूयॉर्क के पैरामाउंट थिएटर में पहली बार रंगीन 3D फिल्म हाउस ऑफ बैग्स दिखाई गई थी और बेसेंट प्राइस अभिनीत इस हॉरर फिल्म का निर्देशन आंद्रे डी टॉन्थ ने किया था। इसे देखने के लिए दर्शकों को खास चश्मा दिया गया था। टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ 1912 में। आज ही के दिन टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। 14 अप्रैल को यह एक विशाल हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया, जिससे करीब 1,500 से अधिक लोगों की मौत हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि देखिए घमंड नहीं करना। जो टाइटैनिक था, जिसे जहाज को घमंड था कि एक तरह से वो कभी नहीं डूबेगा, वो पहली यात्रा में डूब गया। तो समय कभी भी पलड़ा बदल सकता है। विनम्र रहिए, इंसानियत रखिए, मानवता रखिए। रिकॉर्ड रूम में बम फेंके दस्तावेज नष्ट करते थे डोरे स्वामी। ये स्वतंत्रता सेनानी श्री निवासेया डोरे स्वामी का जन्म 1918 में तत्कालीन मैसूर रियासत के हरोहल्ली गांव में हुआ था, अब कर्नाटक में। और शुरुआत में अध्यापन का काम किया, बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश राज के कामकाज को बाधित करने के लिए पोस्ट बॉक्स और सरकारी रिकॉर्ड रूम में टाइम बम फेंक दस्तावेजों को जलाने का काम किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में मैसूर के विलय के लिए शुरू हुए मैसूर चलो आंदोलन में सबसे आगे रहे थे। कोरोना की गतिशीलता का रहस्य खोलेंगे विज्ञानी। अमेरिका के टेक्सास में ग्रहण के दौरान कैद की गई सूर्य के कोरोना की तस्वीर आप देखते हैं। अभी पूर्ण सूर्य ग्रहण था ना, और देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। आप देखते हैं कि जब सूर्य भगवान के बीच, सूर्य के बीच, पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए ना, तो तभी तो होता है। ये भौतिक विज्ञान के हिसाब से परिभाषा बता रहा हूँ। बाकी तो आप देखते हैं बहुत सारी कहानियां चलती रहती हैं कि वो कोई राक्षस है जो आप देखिए सूर्य भगवान को निकल लेता है, सूर्य को, तो इसलिए कहते हैं कि वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। उन कहानियों पर हम नहीं जाएंगे। और आप देखते हैं कि अमेरिका के टेक्सास में ग्रहण के दौरान कैद की गई ना ये, तो उसमें आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान नैनीताल के विज्ञानियों की टीम ने पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में उच्च आवृत्तियों पर आंतरिक कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन किया। इस अध्ययन से कोरोना की अनसुलझी गुत्थियों के रहस्य समझाने सामने आ सकते हैं। इस अध्ययन में एरिच के साथ भारतीय मूल के अन्य सौर विज्ञानी भी शामिल थे। चलिए देखते हैं कुछ आएगा। तो महिला के घर में घुस आया 8 फीट का लंबा मगरमच्छ। ये कहाँ की घटना है? वाशिंगटन अमेरिका की।
देशज ज्ञान से गणित के सूत्र सिखाएगी एआई डिवाइस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आजकल आप देखते हैं कि हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। मैथमेटिक्स से लर्निंग डिवाइस के डिजाइन को मिला पेटेंट। एआई एकीकरण के बाद 9 महीने में तैयार होगी डिवाइस। ब्रेस्ट कैंसर के से घातक हो सकता है अवसाद। आजकल डिप्रेशन अवसाद तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ये मूवियों से जुड़ी ही खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है आपको, ये आपको मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाएंगे। सामान्य जानकारी यहाँ से आपको मिलती है। समाधान की मांग करता जल संकट, अच्छा आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो इस वक्त आप देखिए झीलों की नगरी के रूप में विख्यात बेंगलोर शहर बीते दिनों पानी की भारी किल्लत के चलते सुर्खियों में रहा है। और यह शहर पारंपरिक रूप से जल संपदा से संपन्न रहा है, लेकिन इसकी वर्तमान कहानी इसके समृद्ध अतीत से मेल नहीं खाती है। भारत की आईटी राजधानी के रूप में स्थापित हुए इस महानगर में अब बुनियादी जरूरतों के लिए भी पानी की आवश्यक आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि यह केवल बेंगलोर की कहानी नहीं है, हैदराबाद में भी कमोबेश ऐसी हालत है। और देश के तमाम शहर पानी के इस प्रकार के अभाव से दो चार हैं। और निरंतर बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से दुनिया भर के शहर पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। नेचर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 2016 में विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा करीब 93.3 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहा था। और ये आंकड़ा 2050 तक बढ़कर 1.6 से लेकर 2.3 अरब तक पहुंच सकता है। यानी विश्व की करीब आधी जनसंख्या को पानी की कमी की समस्या का सामना करना होगा। और चूंकि भारत में शहरीकरण का दायरा और गति तेजी से बढ़ने पर है, तो भारतीय शहर भी पानी के गहराते संकट के लिहाज से खासे संवेदनशील हैं और जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। इसी सिलसिले में नीति आयोग ने 2018 में एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की थी, जिसमें देश के राज्यों में जल प्रबंधन के स्तर पर रुझानों को रेखांकित किया है। और इस सूचकांक के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जहां गुजरात जैसा राज्य करीब 76 अंकों के साथ जल प्रबंधन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, तो मेघालय जैसा राज्य 26 अंकों के साथ इस सूचकांक की तलहटी पर था, आप देखेंगे। और यह विषमता देश भर में जल प्रबंधन को सुधारने के लिए तत्कालिक कदम उठाने का संकेत करती है। भारत में जल प्रबंधन वैसे तो मूल रूप से राज्यों का दायित्व है, लेकिन जिस प्रकार का विकराल जल संकट आकार ले रहा है, उससे निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र और स्थानीय समुदाय और निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत प्रयासों को मिलाकर एकीकृत रणनीति बनाना आवश्यक है। और आप देखिए प्रभावी एवं टिकाऊ समाधान के लिए बहुस्तरीय रणनीति की भारत की विविधतापूर्ण भौगोलिक, जलवायविक एवं सामाजिक आर्थिक परिदृश्य से सुसंगति भी आवश्यक। नीति आयोग की बात करें तो ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना 2015 में। राज्यों के स्तर पर सरकारों को कानूनी एवं नियामकीय मोर्चे पर प्रभावी ढंग स्थापित करना होगा, जो लचीला होने के साथ ही अपने प्रावधानों को लागू करने की दृष्टि से सक्षम हो और जो पानी के आवंटन का काम तार्किक रूप से कर सके। और इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया से सीख ली जा सकती है, जहां तत्कालिक डाटा और मानसून है और के रुझान के हिसाब से पानी का आवंटन होता है। और भारत में आप देखिए जल अधिकारों और उसके व्यापार को लेकर एक राष्ट्रव्यापी ढांचा बनाया जाए। इसमें आप देखिए ब्लॉकचेन तकनीक की मदद ली जा सकती है, जो प्रभावी जल प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और राज्यों के बीच सदियों के जल से जुड़े विवादों के निपटारे में भी मददगार होगी। पानी के मूल्य को लेकर भी कोई प्रगतिशील व्यवस्था बनाना बेहद अहम हो गया है, ताकि उनका मूल समझ आए और इससे जल संरक्षण और उसके किफायती उपयोग को प्रोत्साहित मिलेगा। और इसमें डिजिटल तकनीक से बड़ी सहायता मिल सकती है, जिसमें पानी की उपलब्धता, मांग और उपभोक्ताओं के व्यवहार से उसकी दरें निर्धारित करने के लिए विभिन्न आधार तय हो सकेंगे। इसके आधार पर उद्योगों, कृषि, घरेलू उपयोग के लिए जल संरक्षण की नीतियों को आकार देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। और शहरों में स्थापित जल अवसंरचना में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर लगाकर पानी की गुणवत्ता, वितरण में अक्षमता और आप देखिए रिसाव आदि की तत्कालिक जानकारी जुटाई जा सकती है।
और इससे जुटाए गए डाटा का एआई के साथ जुड़ाव पानी से संबंधित ढांचे के बेहतर रखरखाव, पानी की गुणवत्ता और जल आपूर्ति के मोर्चे पर कोई सार्थक राह दिखा सकता है। उदाहरण के तौर पर बेंगलोर में रिसाव पर अंकुश लगाकर व्यापक स्तर पर पानी की को बचाया जा सकता है। बर्स वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुनर्उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाकर भी जल संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। मैनेज एक्विफर रिचार्ज जैसी तकनीक की मदद से खासतौर से उन इलाकों की सूरत संभाली जा सकती है जहां बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त आप देखते हैं रेन गार्डन्स और कुछ विशेष रचनाओं के माध्यम से भूजल को रिचार्ज करने के साथ ही बाढ़ की समस्या पर भी कुछ हद तक आप देखिए काबू पाया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को और बेहतर बनाना होगा आप देखते हैं, और ताकि अपशिष्ट जल से अधिक साफ पानी मिल सके। इस पूरे अभियान में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ ही नियामकीय सुदृढ़ता और जन जागरूकता बेहद जरूरी होगी। स्थानीय निकायों को भी इसमें अपनी भूमिका के साथ न्याय करना होगा, क्योंकि कई शहर इस मोर्चे पर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। और विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार 78% शहरी निकाय ऐसी स्थिति में पाए गए हैं जिनके लिए पानी के मामले में अपने गवर्नेंस मॉडल को सुधारना आवश्यक है। करीब आधे नगर निकायों को जल के प्रबंधन से जुटे अपने डाटा और सूचनाओं तक पहुंच को प्राथमिकता के स्तर पर देखना होगा। अगर आप देखते हैं कि राज्यों के प्रदर्शन को देखें तो हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्य उपयोग किए गए जल के प्रबंधन के मामले में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में अग्रणी है। इसके उलट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य काफी पीछे हैं। जल संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को अपने प्रयास बेहतर करने होंगे, क्योंकि जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से केंद्र सरकार इस मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। इन प्रयासों के साथ ही अमृत 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना और जैसे कार्यक्रम उस बहुस्तरीय रणनीति को दर्शाते हैं जो बढ़ती मांग और जलवायु अनिश्चितताओं के बीच निरंतर जल आपूर्ति और सक्षम प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के प्रमुख हैं और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान आपको देखने को मिलेंगे। दोनों लोगों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा को आप लोग। अब आप देखिए, कपड़ों की तरह बदली जाती विचारधारा। ऐसे नेता निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं और जिनका कभी भी हृदय परिवर्तन हो जा रहा है। मैंने आप लोगों से कहता हूं ना, आज के समय में आप देखिए कि कोई हृदय परिवर्तन कुछ नहीं होता है। जहां आप देखते हैं लालच मिलता है, कुर्सी मिलती है, जहां पावर मिलने की बात होती है, ईडी सीबीआई या इस तरह की कोई बचने की बात होती है, तो आपकी विचारधारा बदल जाती है। तो मैं ज़्यादा इसीलिए कहता हूं कि नेताओं पर ज़्यादा भरोसा मत किया करिएगा, और वो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि 2014 की बात देखिए, लोगों की अंतरात्मा बदली और अंतरात्मा जागी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उन्हें मालूम चला कुछ ना कुछ उसके बदले मिला भी है। आत्म जागरण, तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि कलेयो ब्रह्मा, अर्थात कला ही ब्रह्मा है। यह कला ही जो पत्थरों में छिपी मूर्तियों को निखारती है, कला ही शब्द में पड़े चंद्र को मुक्त करती है। अच्छी बात है, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन जो सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ मिल जाती है, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, तो आप देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह स्वाभाविक है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यदि उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिलती है तो उन्हें और अधिक समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि शराब नीति के जरिए घोटाले को अंजाम दिए जाने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया 1 साल से अधिक समय से जेल में है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। भ्रष्टाचार के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से गिरफ्तार लोगों को लंबे समय तक इसलिए जेल में रहना पड़ता है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी कानून में जमानत की प्रावधान अत्यंत कठोर है। और चूंकि ऐसे मामलों पर का ट्रायल होने में अन्य अनेक मामलों की तरह समय लगता है, इसलिए कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपितों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यदि ट्रायल शुरू होने में देरी होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित को जमानत दी जा सकती है, और लेकिन प्राय ईडी की ऐसी दलीलें जमानत में बाधक बन जाती है। यदि आरोपित बाहर आए तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फिर आप देखिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। कई बार तो आरोप पत्र
दायर होने के बाद ईडी की यह दलील आरोपित की जमानत में बाधक बन जाती है और उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। बात और उदाहरण महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 माह बाद जमानत पर जेल से बाहर आए। आमतौर पर जब किसी आरोपित को उच्चतर अदालतों से भी जमानत नहीं मिलती है तो यह धारणा कायम होती है कि उस पर लगे आरोप सही है। यदि कहीं से उसे जमानत मिल जाती है तो यह विचारित किया जाता है कि ईडी के आरोपों में दम नहीं, उसे गलत फंसाया गया है। दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं है। कौन दोषी या कौन नहीं, यह तो ट्रायल कोर्ट और फिर ऊपरी अदालतों के फैसले से ही तय हो सकता है। चूंकि कई नेता अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का सामना कर रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिलने या न मिलने के आधार पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहता है। यह सिलसिला तभी बंद हो सकता है जब कठोर प्रावधानों वाले मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज मामलों का निपटारा तेजी से हो। और जितना जरूरी है यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध पर लगाम लगे, उतना ही यह है कि इससे जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। बायोमेडिकल वेस्ट। तो उत्तराखंड में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर सिस्टम की सुस्ती चिंताजनक है। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है कि सख्त कानून के बावजूद इस समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार तंत्र सक्रिय नहीं दिख रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की इस तरह के अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण न करने वालों पर 1 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की आप देखिए सजा का प्रावधान है। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इन प्रावधानों को लागू करने के प्रति बोर्ड की इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। राज्य के अधिकांश शहरों में जहां तहां बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है और अस्पतालों के आसपास सड़कों के किनारे पड़ा कचरा यह बताने के लिए काफ़ी है। हालात क्या है, कहने में संकोच नहीं है कि बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए जिस गति से काम होना चाहिए था वह नज़र नहीं आता है। देहरादून का हाल ही ले लीजिए। यहाँ नगर निगम ने बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए DPR तैयार की थी, मगर 4 वर्ष बाद भी यह सरकारी फाइलों में धूल फांक रही है। बायोमेडिकल वेस्ट स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसलिए इसे ना तो खुले में डाला जा सकता है और ना ही पानी में बहाया जा सकता है। देहरादून की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 3 दिन लगभग 2500 किलो बायो मेडिकल वेस्ट निकलता है, जिससे में से आप देखिए आधे का ही निस्तारण हो पाता है। निजी अस्पतालों की स्थिति ज़्यादा खराब है और इससे तमाम तरह की बीमारियों की आशंका बनी रहती है। यह देखने की जिम्मेदारी उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है, पर वह अपने दायित्वों के प्रति कम ही सजग नजर आता है। समस्या के प्रति तंत्र की उदासीनता जल्द से जल्द टूटनी जरूरी है। अब आप देखिए शहरों में जाम की समस्या। तो आप देखिए डच कंपनी टाम द्वारा 6 महादेश के 55 देशों के 387 शहरों के सर्वेक्षण पर आधारित ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि 2022 की तुलना में 2023 में 387 शहरों में से 228 सड़कों पर वाहनों की औसत गति में कमी आई है। 60% से अधिक शहरों में 2021 से 23 के बीच ईंधन की औसत बजट में 15% या उससे अधिक की वृद्धि देखने को मिली है। और रिपोर्ट बताती है कि लंदन दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर है, जहां 10 किलोमीटर की दूरी औसतन 30 मिनट 20 सेकंड में तय की जाती है। वहीं इस मामले में बेंगलोर और पुणे क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर हैं, जहां उतनी ही दूरी क्रमशः 28 मिनट 10 सेकंड और 27 मिनट 50 सेकंड में होती है। डबलिन, टोरंटो, मिलान, दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहर भी ट्रैफिक जाम की चपेट में है। भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलोर दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में शामिल होती जा रही। बेंगलोर में आप देखिए सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना कठिनाई भरा सबक साबित हो रहा है। और याद रहे कि बेंगलोर के इतिहास में 27 सितंबर 2023 का दिन सबसे व्यस्ततम रहा, जब शहर के आउटर रिंग रोड इलाके में भीषण जाम देखने को मिला। उस दिन जाम में लगभग 3.5 लाख वाहन फंसे थे। नतीजन वाहनों ने 1 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय किया था। आलम यह था कि स्कूल से छूटे बच्चे रात में अपने घर पहुंचे थे। आज दिन के कमोवेश बड़े सभी शहर जाम की समस्या का सामना कर रहे हैं। जाम मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। जाम वक्त की बर्बादी के साथ साथ मानव की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। परिवहन व्यवस्था अकुशल होने पर उत्पादन में कमी आना स्वाभाविक है। ट्रैफिक जाम ड्राइवरों, यात्रियों, प्रमुख सड़क मार्गों के पास रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न बीमारी और परेशानियों का एक तरह से आप देखते हैं कि परेशानियां उत्पन्न करता है। यह लोगों में तनाव और चिड़चिड़ापन को जन्म देता है और श्वसन संबंधी अनेक बीमारियों को जन्म देता है। मोटर वाहन को दुनिया भर में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत में से एक माना जाता है। वाहनों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैस वायु को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल यातायात की भीड़ को कम करके शहर
शहर रहने और काम करने के लिए अधिक कुशल और सुखद स्थान बन सकते हैं। जाम को कम किया बिना सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना भी मुमकिन नहीं होगा। लेखक हैं BHU में सुधारती, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा, पढ़ना हुआ करे तो। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऊर्जा दक्षता जरूरी, ये एडिटोरियल आर्टिकल संपादकीय पार्ट काफी महत्वपूर्ण रहता है, इसे भी जरूर देख लिया करिएगा। ऊर्जा का कोई भी स्वरूप हो, उसका उचित और तर्कसंगत उपयोग जरूरी है। ईंधन की बचत हमारी जेब और धरती दोनों के लिए फायदेमंद है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता को अपनाया जा रहा है। भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने में ऊर्जा दक्षता अहम घटक है और इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई अहम नीतिगत कदम उठाए गए हैं। ऊर्जा परियोजनाओं में उत्पादन के चरण से ही ऊर्जा दक्षता का क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। बिजली और ईंधन के नुकसान को कम करने वाले उपकरणों को बढ़ावा देने में तकनीक की उपलब्धता और जागरूकता महत्वपूर्ण कारक है। रोजमर्रा के जीवन में आप देखिए परंपराओं बल्ब की जगह LED का उपयोग ऊर्जा दक्षता का आदर्श उदाहरण है। परंपरागत बल्ब की तुलना में LED बल्ब 90% कम बिजली की खपत करते हैं और यह 25 गुना अधिक टिकाऊ भी होते हैं। और स्ट्रीट लाइट आप देखते हैं कि में ऑटो टाइमर, ऊर्जा दक्ष मोटर पंप और वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंखे, कूलर, फ्रिज अलग अलग ऊर्जा दक्षता मानकों के साथ बाजार में उपलब्ध हैं। ऊर्जा सघनता कम करने पर जोर, ताप विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिए एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। इस तकनीक पर चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता 46% होती है, जबकि सामान्य संयंत्र 38% दक्षता हासिल कर पाते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भेल और NTPC ने विद्युत उत्पादन में सहायक इस तकनीक पर अपनी महारत हासिल कर ली है। और आप देखते हैं कि इस तकनीक में जहां कोयले की खपत कम होती है, वहां कार्बन उत्सर्जन भी 20% तक कम होता है। स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में ऊर्जा दक्षता के नियमन का आवरण दिया गया है और इसके अंतर्गत 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का गठन किया गया है और अधिक ऊर्जा की खपत करने वाले क्षेत्रों की पहचान कर BEE द्वारा प्रदर्शन प्राप्ति एवं व्यापार योजना शुरू की गई है। इसके तहत पहले चरण में आप देखिए एल्यूमिनियम, सीमेंट, किलोर, क्षार उद्योग और उर्वरक, आयरन एवं स्टील, पेपर एवं पल्प, ताप विद्युत संयंत्र और कपड़ा उद्योग को ऊर्जा की बचत के लिए प्रेरित किया गया है। और PAT के तहत ऊर्जा दक्षता के प्रयासों पर खरा उतरने पर कंपनियों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र मुहैया कराया जाता है। PAT के दूसरे चरण में रिफाइनरी, रेलवे और डिस्कॉम को भी सम्मिलित किया गया है। राज्यों के बीच ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया जाता है। 2023 के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अलग अलग समूह में अपने पहले पायदान पर रहे। इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इमारतों, उद्योगों, परिवहन और कृषि और आप देखिए नगर पालिका सेवाओं में ऊर्जा दक्षता से जुड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बिजली बचाने वाले उपकरणों को बढ़ावा, एक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में BEE की स्टार रेटिंग देखकर ऊर्जा दक्षता की पहचान कर सकता है। टीवी, फ्रिज, AC और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में जितने अधिक स्टार अंकित होते हैं, वे उतने ही अधिक ऊर्जा बचत का परिचायक होते हैं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, जहां ऐसे उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है जो 25 से आप देखिए 60% बिजली की कम खपत करते हैं। इसके तहत आप देखिए बल्ब, पंखे, कुकिंग स्टोव, इलेक्ट्रिक साइकिल जैसे उत्पादों बाजार में उतारे गए हैं। पहले चरण में आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल में इन उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। ऊर्जा दक्ष चूल्हे भोजन बनाने आप देखते हैं और कि परंपरागत विधियों के मुकाबले ईंधन की 30% बचत की करते हैं। इसी तरह आप देखिए ऊर्जा दक्ष पंखे भी बिजली की बचत करने में सहायक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता, तो शहर हो या फिर ग्राम पेयजल से लेकर सिंचाई कार्य में मोटर पंपों का इस्तेमाल होता है। ये बिजली से चलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक मोटर पंप दुनिया की कुल बिजली का 10% खपत करते हैं। ऊर्जा दक्षता तकनीक के उपयोग से मोटर पंप से होने वाली बिजली खपत को 4% के स्तर पर लाया जा सकता है। देश की विभिन्न राज्य सरकारों ऊर्जा दक्ष कृषि पंपों का निःशुल्क एवं या फिर सब्सिडी के साथ वितरण कर रही है। गांव में रहने वाले 47% आबादी आजीविका के लिए आप कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ऊर्जा दक्ष पंपों की
उपयोगिता को लेकर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 77 गांवों को मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्राम दर्जा दिया गया। इसी तरह आप देखिए 56 स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल ऊर्जा दक्ष स्वास्थ्य केंद्र एवं 376 शासकीय स्कूलों को मॉडल ऊर्जा दक्ष शासकीय स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। स्कूलों में आप देखिए बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा ने 603 स्कूलों में ऊर्जा क्लब गठन किया है। परिवहन क्षेत्र को ऊर्जा दक्ष बनाते ई वाहन। तो इलेक्ट्रिक वाहन परंपरागत ईंधन के बजाय बैटरी में संग्रहित बिजली से दौड़ते हैं। ई वाहन ईंधन के रूप में प्रदान की गई बिजली का 62% हिस्सा उपयोग में लाते हैं। वहीं पेट्रोल से चलने वाले वाहन पेट्रोल से सिर्फ 17 से 21% ऊर्जा की ही ईंधन में तब्दील कर पाते हैं। और आप देखते हैं ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के वाहक हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्रामीण भारत में अनुकूलता इसलिए भी अधिक है क्योंकि गांव में अधिकांश घर एक मंजिला होते हैं। वहां चार्जिंग स्टेशन और सुविधाओं विकसित करना शहर के मुकाबले आसान है। सरकार की पहल पर कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा रूरल ई मोबिलिटी प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। और इमारतों में ऊर्जा दक्षता के लिए सहायता। तो इमारतों में देश की कुल ऊर्जा का 1/3 हिस्सा खपत होता है। यह खपत मुख्य रूप से गर्माहट, ठंडक और प्रकाश गतिविधियों में होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आवासीय क्षेत्र के लिए बिजली की खपत 2047 तक 6 से 13 गुना बढ़ने का अनुमान है। और ऐसे में इस क्षेत्र में ऊर्जा की खपत को कम करना होगा। व्यावसायिक भवनों के लिए 2017 में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता विकसित की गई है और इसमें भवन की डिजाइन ऐसे की जाती है जो बिजली की बचत करे। और आप देखते हैं कि अक्षय ऊर्जा का उपलब्धता में सहायक हो। ऊर्जा दक्षता के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ लोगों के रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा उठाने में मदद मिलती है। भारी उद्योग विनिर्माण इकाइयों ने लागत कम करने के लिए बिजली की खपत को कम किया है। ऊर्जा दक्षता उपायों को लघु एवं आप देखते हैं कि सूक्ष्म उद्योग अपना इस बात पर जोर देना होगा। एनर्जी ऑडिट को बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी लागू किया जाना चाहिए। एनर्जी ऑडिट जितनी पारदर्शिता से होगा वह ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य को पूरा करेगा। ऊर्जा की बचत करने वाले उपभोक्ताओं तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अन्य रियायतें दी जा सकती हैं। अंततः ऊर्जा दक्षता के उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से ही साकार होंगे। ये भी देखने को मिलेगा। चलिए, तकनीक से कम होगी बिजली की बर्बादी। बिजली के वितरण में ग्रिड की सबसे अहम भूमिका होती है। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली की हानि का वैश्विक औसत 12% है। केंद्र सरकार इसे 10% से निचले स्तर पर लाने के लिए लक्ष्य पर काम कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की महारथन कंपनी पावर ग्रिड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन विधि से विद्युत का अंतर्राज्यीय पारेषण करती है। HVDC प्रणाली से लंबी दूरी तक विद्युत भेजने में ऊर्जा क्षय कम होता है। यह लागत सक्षम होती है। पावर ग्रिड ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल संचार, ऑटोमेशन एवं डिजिटल एनालिटिक्स को तेजी से अपनाया है। कंपनी अतिरिक्त बिजली संग्रहण के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम की क्षमता का उपयोग कर रही है और इससे बिजली की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने में मदद मिलती है। कंपनी ने ऊर्जा दक्षता से जुड़े 2 पेटेंट कराए। इनमें पहला एनर्जी इफिशिएंट ऑल सीजन रूफ स्कैनिंग, दूसरा पेटेंट में IIT खड़गपुर की मदद से स्मार्ट स्टॉक एंड स्मार्ट होम एनर्जी मैनेजर नवाचार का विकास शामिल है। कंपनी सब स्टेशनों के ऑटोमेशन में IIT कानपुर की मदद से रोबोटिक्स की मदद ले रही है। हाई वोल्टेज लाइन से बिजली पावर स्टेशन में संग्रहित की जाती है। एक अनुमान के मुताबिक विद्युत की कुल हानि में ट्रांसमिशन पास लॉस 17% जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का अनुपात 50% होता है। पावर स्टेशन से समान लाइन से बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। 2019 में विद्युत वितरण कंपनियों का कुल तकनीक और वाणिज्य नुकसान 22% रहा। ऊर्जा मामलों में जानकार महेंद्र मणि पांडे के मुताबिक स्मार्ट ग्रिड के जरिए ट्रांसमिशन लाइनों को आधुनिक बनाकर विद्युत आपूर्ति में होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। और देश की अलग अलग आप देखिए राज्य सरकारें स्मार्ट मीटर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। स्मार्ट मीटर से आप देखिए विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को समझने में भी मदद मिलती है। स्मार्ट मीटर के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ संभव न होने से उपभोक्ताओं की ओर से मनमानी बिलिंग की शिकायतें भी दूर होगी। अरविंद कुमार मिश्रा के द्वारा ये लिखा गया है। ये वोटर के नखरे खरी तो इनके नखरे कब रहते हैं? वोटर मतलब चुनाव के समय ही, बाकी के टाइम तो मालूम ही नहीं चलता है कहाँ गए। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव तो आप लोग बता सकते हैं।
बस अब आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है, अपना 100% देना है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं मैं कहता हूँ उसके लिए। धन्यवाद।